तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। मैं सनून कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करूँ। आज रात में फौरी सो गया, इस वजह से वो देख ना पाया कि जो उमर डार साहब का इंटरव्यू है और उसके बाद सोशल मीडिया पे जो रद्द अमल है। सुबह उठा हूँ, नाश्ते वगैरह से फारग होके जब मैंने यूट्यूब ऑन किया तो देखा, और देखने के बाद जो मेरी समझ में दो बातें आई हैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आज मैं कामरान शाहिद साहब का मुकम्मल तारफ़ करवाऊंगा, जो लोग नहीं जानते उनको भी मालूम हो जाएगा उनका बैकग्राउंड। और दूसरा जो मेरा एनालिसिस है इस इंटरव्यू से, एक चीज़ ये है कि जो मौजूदा सेटअप है उसने अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर लिया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी पीटीआई छोड़ने के लिए और मौजूदा सेटअप अख्तियार करने के लिए। अब उनका रंग ढंग और अंदाज और बयानिया तब्दील हो गया है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी, पूरी देखना, इंशाल्लाह ताला नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। पहले मैं आ जाता हूँ कामरान शाहिद पे। उनका तारफ़ क्या है। ये एक शाहिद नामी फिल्म स्टार थे, उनके बेटे हैं। और शाहिद साहब मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में और मुख्तलिफ जगहों पे जो हमें उनकी ज़ुबानी मिलता है, वो एक राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। वो नवाब घराने के थे और उस घराने के इवज़ यहाँ उनको बड़ी हवेली मिली। उसमें एक बात मैं बता देता हूँ कि इनकलाब किसे कहते हैं। इनकलाब का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं और नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं, चेंज आ जाता है मुआशरे में। तो 1947 का जो इनकलाब था उसमें भी हमारे मुआशरे के अंदर जो चेंज आया था, तो बड़े बड़े जो वहाँ के ज़मींदार थे यहाँ कंगाल हो गए थे, और तब के वहाँ के कंगाल यहाँ बड़े बड़े बिजनेस मैन हो गए थे। वहाँ फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाले बाद मजदूर जो चातर किस्म के थे, उस वक्त ना डिजिटल रिकॉर्ड था और दूसरा जो मैनुअल रिकॉर्ड था वो भी कोई इतना अहम नहीं था। वहाँ से एक छोटी सी जो पर्ची आती थी उसके इवज़ यहाँ पे उसको अलाटमेंट हो जाती थी, या जिसके पास थोड़े से पैसे होते थे यहाँ फीसरों को दे के वो बड़ी बड़ी अलाटमेंटें करवा लेते थे। यहाँ बड़े बड़े घर लोगों ने अलाट करवाए, ज़मीनें अलाट करवाई। जो फैक्ट्रियाँ यहाँ थी, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे मुसलमान जो थे वो फैक्ट्री ऑनर इतने नहीं थे, और ख़ास करके पंजाब में से तो इतने नहीं थे। यहाँ से जो फैक्ट्रियाँ छोड़ के गए थे वो अक्सरियत में फैक्ट्रियाँ वहाँ के मुलाजमों को या उनके मुंशियों को, उनके काम करने वालों को मिली हैं। एक बात भी सभी जानते हैं कि उस वक्त के जो नवाब या राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके यहाँ हर किस्म के मुलाजम होते थे। वहाँ मुंशी भी होते थे और वहाँ मसखरे, जिनको ये मरासी वगैरह कहते हैं, बांड कहते हैं, ऐसे भी उनके यहाँ हुआ करते थे। तो शाहिद साहब भी ऐसे किसी नवाब के यहाँ को बांड वगैरह का काम करते थे, जो उनकी हर चीज़ से वाकिफ़ थे। और यहाँ आके उन्होंने, इसमें एक छोटा सा वाक़या मैं ऐड कर देता हूँ बतौर सबूत। मेरा भी राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हमारे यहाँ एक ख़ानदानी तौर पे चले आ रहे थे, उनको हम जागे कहते थे, और वो मरासी हुआ करते थे। उनके पास हमारे ख़ानदानों का टोटल रिकॉर्ड था, नस्ल दर नस्ल। और वो जो जागे होते थे उनका जो बड़ा वो सालाना हर घर में आता था, कुछ ना कुछ उसको दाने वगैरह या कुछ ना कुछ उनको दिया जाता था। यहाँ पाकिस्तान में मैंने अपनी होश में, बल्कि बड़े होने तक भी मैंने देखा है कि एक माई जागी थी, वो आया करती थी साल के बाद, और हमारे बड़े उनको दिया करते थे, फिर हम भी उनको दिया करते थे। उनका एक बेटा था जो बरूण मुल्क गया, वहाँ से कुछ पैसे कमा के लाया, और हम इधर आम आबादी में रहते थे। वो हमारे करीब है मॉडल टाउन, वहाँ उसकी कोठी थी और वो राजपूत कहलवाता था। अब हमारे पास अपनी नस्ल का पूरा रिकॉर्ड नहीं है, हम 2-3-4 जगह तक जाते जाते आगे जाके हम खुद खामोश हो जाया करते हैं। तो उनके पास तो हमारी नस्ल दर नस्ल सारा रिकॉर्ड मौजूद था। तो अगर कोई उससे प्रूफ मांगे अपने ख़ानदान का, तो हमसे बेहतर और अच्छा प्रूफ वो शख्स दे सकता था। तो ऐसे नवाबों के यहाँ भी जो हुआ करते थे, उनके पास भी उन नवाबों से ज़्यादा प्रूफ उन लोगों के पास हुआ करता था। अगली बात यह है कि जो शाहिद साहब हैं, अक्सर इंटरव्यूज़ में और उससे हट के मीडिया में भी बहुत सारी खबरें आई, और उनकी अपनी ज़बान से भी इकरार है बाज़ औक़ात। बल्कि ये बाप बेटे का एक इंटरव्यू वो भी देखेंगे तो उसमें भी इशारों करायों में बाप बेटे के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, तो उससे पता चलता है कि शाहिद साहब जो थे
वो औरतों के बहुत रसिया थे, बहुत हीरोइनों के साथ उसके नजायज़ ताल्लुक़ रहे और बहुत सारी औरतों के साथ भी उसके नजायज़ ताल्लुक़ रहे। तो इसमें मैं आ जाता हूँ कि इस पे कुरान पाक के फैसले पे आ जाता हूँ कि कुरान पाक में वाज़ेह सूरह नूर में लिखा हुआ है कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें हैं और अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द हैं, गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतें हैं और गंदी औरतों के लिए गंदे मर्द हैं। अब कुरान ने फैसला कर दिया है कि जब एक गलत है और गंदा है और गलीज है और गलीज काम करने वाला है, तो उसके अपोजिट जो है वो भी वैसा ही होगा। तो हम कुरान पे ईमान रखते हैं कि अगर शायद सब ऐसे काम किया करते थे और उनके कारनामों का अंजाम मुतअद्दिद जगहों पे अगर मौजूद है, तो जारी बात है वो कुरान के मुताबिक तो फिर उसको हम सफ़र भी वैसा ही मिला होगा। और जारी बात है कि अगर इसके बाप के कारनामों का अंजाम मुतअद्दिद जगहों पे मौजूद होगा, तो किसी और के कारनामों का अंजाम इनके घर में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं इस इंटरव्यू पे। पहले वो पीटीआई छड़वाया करते थे, तो इसका मतलब उन्होंने देख लिया कि इसमें अब कुछ नहीं है। जैसे शेर अपना शिकार करता है और अपने मरगूब अज़ा खा के वो छोड़ के चला जाता है और दीगर जानवर दूर दूर बैठे इस इंतजार में होते हैं कि शेर साहब अपना हिस्सा खा के जाएं और बकिया को हम नोश फरमाएं। तो जैसे वो बड़े बड़े जो पहलवान होते हैं, तो वो पूरे पूरे बकरे का दो बकरों का सूप यखनी वगैरह बना के निकाल के पिया करते थे और बाकी जो बोटियां हैं वो उनके चेले चमाटे खा लेते थे। या बड़े बड़े नवाब जागीरदार राजे महाराजे जो उनके दस्तरखानों पे सजने वाले खाने होते थे, तो पहले वो खाने वो खुद खाते थे, जो बाकी बच जाते थे तो दाएं बाएं इर्द गिर्द वाले होते थे, फिर उनकी बारी आ जाती थी और वो मज़े मज़े से वो नोश फरमाया करते थे या खाया करते थे। तो पहले हुक्मरानों ने इनमें से जो पीटीआई के जो रहनुमा थे, उनसे जो उन्होंने मज़े लेने थे वो ले लिए, और जब उनको कोई मज़ा नहीं आया तो अब बारी आ गई है। जैसे शेर के बाद गीदड़ों की आती है, कुत्तों की आती है, बिल्लियों की आती है, तो इसी तरह दरबारों में उनके कमी कमीनों की आती है। तो इसी तरह अब बारी आ गई है लफाफी सहाफ़ियों की। अगर गौर करेंगे, जब मैंने आगाज में देखा तो मैं फौरी समझ गया कि कामरान शाह साहब जब फरमाते हैं कि मैं अपने घर पे मौजूद हूँ, देखो ये स्टूडियो में होना चाहिए था, घर में क्यों हुआ है, नंबर वन। और दूसरा सवाल ये आ जाता है, अगर आप गौर करेंगे तो कामरान शाह साहब उसे कह रहे हैं कि देखें ये वही उमर डार साहब हैं जो कहा करते थे कामरान शाह ये, कामरान शाह वो, फला फला। वो आगे से मुस्कुरा देते हैं, यानी उनको जतला रहे हैं कि आप मुझ पर तनकीद किया करते थे, मुझे बुरा भला कहा करते थे, और आज आपको हालात ने मजबूर किया मेरे घर आने पे आ करके इंटरव्यू देने पे। इसके बाद क्या होगा, मंसूर अली खान की बारी आ जाएगी या जावेद चौधरी की आ जाएगी, दो चार और की आ जाएगी। इससे कुछ नहीं होने वाला। कुदरत ने उनके मुंह पे इतना बड़ा तमाचा मारा है। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरे दीन का काम नहीं करोगे तो मैं औरों से ले लूंगा। बेटा ये कर रहा है, और माँ ने आगे से जो कमाल कर दिया है वो उस माँ का कमाल नहीं है, वो कादर मुतलक का कमाल है, वो अल्लाह की ज़ात का कमाल है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह को इस कौम पे तरस आ गया है, और उस तरस की वजह यह है कि इतना बड़ा अल्लाह ने तमाचा इनके मुंह पे भरवाया है। तो उसकी माँ ने जो बयान दे दिया, वहाँ आओ कि करो क्या करते हो। जब माँ आ जाएगी मैदान में तो फिर क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा वाक़या है, ये नाज़मी के इलेक्शन थे 2000 में। तो मेरे मुखालिफ नहीं चाहते थे कि मैं नाज़म बनूँ, मेरी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत थी। तो उन्होंने बिलाखिर क्या किया, हमारा मुखालिफ कत्ल करवा दिया। लास्ट डेट थी कागजात जमा होने की, मेरे कागजात जमा ना हो सके। मेरे बहनों इस सरगोदा में रहते थे, तो अर्जेंटली उनके कागजात जमा करवा दिए। हमें कुछ समझ ना उस वक्त है, मेरे भाइयों में से मैटर कोई नहीं था, तो उनके करवा दिए। अब हमने ना स्टिकरों पे इश्तिहारों पे नाम मेरा लिखा, तो मुखालिफों ने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जी देखो ये राना सरवर तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, कागजात तो उसके बहनों ही हैं, वो तो सरगोदे के रहने वाला, उसे कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता। जब लोगों ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि यार पहले से हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे,
इसलिए कि राणा साहब होते तो और बात है, अब उनके बहनोई हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इज्जत की जगह पे है, ज्यादा मुकाम की जगह पे है, और उनका एहतराम करते हुए अब हम दिन रात एक कर देंगे। और उन्होंने सबको कहा कि कोई कंपेन ना चलाए, हम लोग खुद कंपेन चलाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिटी में सबसे ज्यादा मार्जिन से मेरे बहनोई जीते। तो अब क्या होगा, उनकी मां मुकाबले पे आ जाएगी, उसे तो कंपेन भी नहीं चलानी पड़ेगी, किसी के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। ये पीटीआई के वर्कर जो है गैरतमंद हैं, इज्जतदार लोग हैं, अना वाले हैं। ये तो आगे से कह देंगे कि भाई बस अब माँ ने कागजात जमा करवा दिए, माँ साहब आप घर में बैठो, आपके बेटे हैं कंपेन चलाने के लिए। तो उस समय मैं ये कहता हूँ कि कुदरत जो करती है वो बेहतर करती है, अल्लाह की तरफ से जो होता है वो बेहतर होता है। जो इमरान खान साहब को जेल में डाल रखा है ना इन्होंने, ये अपने लिए वो कुछ कर रहे हैं जिसका कोई तस्वर नहीं कर रहा। अगर कहते हैं ना कि 10,000 वर्कर है, और मेरे भाई एक 100 वर्कर भी होता है जिसको कहते तन्हाई में रखा जाता है, मैं रहा हूँ, मुझे पता है। जब उसके इर्द गिर्द कोई बात करने वाला नहीं होता तो तब वो अल्लाह से बातें करता है, कुरान के जरिए करता है। जब अल्लाह से राब्ता कुरान के जरिए किसी का हो जाता है तो अल्लाह उसे अपना बना लेता है। अल्लाह अपने गैब के खजानों में से उसे इल्म अता करता है, अल्लाह अपने गैब के खजानों में से उसे इस्तकामत अता करता है, हिम्मत अता करता है, हौसला देता है, फहम देता है, सलाहियत देता है। क्योंकि जब अल्लाह का कोई बन जाए तो फिर अल्लाह उसका बन जाता है ना। अब क्या हो रहा है कि खान साहब पहले जो रियासत मदीना की बात करते थे, दीन की बात करते थे, उन्होंने चंद जुमले पढ़े हुए थे। अब वो जुमले जो पढ़े हुए थे उनके दिल में उतर रहे हैं, और इस अंदाज से उतर रहे हैं, इस अंदाज से बैठ रहे हैं कि उन्होंने एंड देख लिया है। अब क्या होगा, इसे एप्लीमेंट करवाने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगा देंगे, और अल्लाह उनकी तरबियत कर रहा है और उसकी टीम की तरबियत कर रहा है। मस्तूरात की तरबियत हो रही है, औरतों की तरबियत हो रही है, नौजवानों की तरबियत हो रही है। जितने लोग जेल में हैं, जब वो बाहर आएंगे तो क़यादत करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए, सेटअप के लिए इतनी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। 100, 200, 300 बहुत होते हैं, वो तो हज़ारों में हैं। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल